नमस्कार साथियों, अभी हमारे साथ जो हैं वो अभिषेक सिंह सोनू जी मौजूद हैं। और अभिषेक सिंह सोनू जी को जो है इलाहाबाद की जो राजनीति है विश्वविद्यालय की, उसके लिए जो है जाना जाता है। और आसपास के क्षेत्रों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते हैं, उन सब चुनाव में भी इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है इनके आने से वो प्रभावित भी होते हैं और वोट बैंक भी इधर से उधर काफ़ी मात्रा में सरकता भी है। तो बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल पे सोनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका नाम सोनू जो है वो नाम में ही है या प्यार से है इसलिए आपने साथ में लगा रखा है? ये घर का नाम है मेरा। हम्म। मेरे पारिवारिक नाम है, ये सोनू घर का नाम है। अभिषेक सिंह मेरा आईडी नाम है। तो अभिषेक जी, मैं चाहूँगा कि एक परिचय जो है आप अपने मुख से जो है स्वयं का दे दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह सोनू है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अपनी ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री की। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं 2 बार क्रिकेट का टॉपर रहा हूँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र चुनाव में 2012 मैंने सहभागिता ली थी, जिसको मैंने हाई कोर्ट से चुनाव जीता था। तो मुझे हाई कोर्ट विजयी छात्र अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो ऐसे क्या कारण आ गए थे कि हाई कोर्ट से आपको मतलब लेना पड़ा? अनियमितताएं बहुत थीं चुनाव में, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता नहीं रखी गई थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, जिसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की, जिसमें 16 टीचरों को बैंड भी किया गया था। और उसके बाद जो है, जो वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नामांकन ही हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। इसके बाद मुझे छात्र संघ अध्यक्ष की पदवी मिली थी। तो एक छात्र संघ का जो अध्यक्ष रहता है वो कितने समय काल के लिए रहता है? 1 साल के लिए। तो एक साल के लिए आप थे, लेकिन उसके बावजूद भी माना जाता है कि उसके बाद भी कई जो है छात्र संघ अध्यक्ष जो हैं आप ही किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, ये जनबल की शक्ति से ही संभव होता है। जब आप जनता के दिलों में राज करते हैं, जनता के लिए रहते हैं, तो ये संभव है कि आप हर चुनाव में जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से जनता के सहयोग से चुनाव को जीत सकते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता की चलती है। और एक समय ऐसा था कि जो भी शहर की मीडिया थी उसमें आपका नाम इतना गूंज रहा था कि शहर में आपने एक ऐसा काफिला दौड़ा दिया था कि जिसको कहा जा रहा था कि ऐसा काफिला बहुत कम ही देखने को मिला है। तो वो बहुत ज़्यादा चर्चित था और उसमें ये संदेह जताया जा रहा था कि दो गुटों की भिड़ंत होने का भी संदेह था प्रशासन को। तो क्या मैटर था? नहीं, देखिए, भिड़ंत जैसी कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा कि नेता हमेशा जनता से होता है और जनबल के हम लोग बाहुबली हैं। मुझको जो भी लोग बाहुबली का टैग भी देते हैं, उनको भी मैं आज बताना चाहता हूँ कि ये कोई बाहुबल का टैग इसलिए नहीं है कि कोई बाहुबल टाइप का वो है। ये जनप्रिय जनता के लिए जो कार्य करता है, जो युवाओं के लिए खड़ा रहता है, जिसने अपने आप को जन कार्यों के लिए समर्पित किया हो, उसके लिए ऐसा पूरी भीड़ उमड़ती है। और उस दिन मेरे लोगों ने इसी तरह का कार्य किया। मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं एक ही गाड़ी 2 गाड़ी से निकला था, और वो कब काफिले के रूप में, विशाल काफिले के रूप में कन्वर्ट हो गई, मैं भी नहीं समझ पाया था। तो उस काफिले में अभिषेक सिंह और सरनेम से अगर पकड़ें तो लगता है कि राजपूत हैं। तो उस काफिले में केवल राजपूत थे या दूसरे समुदाय के भी लोग थे? ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई काफिला 3 घंटे में बिना किसी के बुलाए अगर इकट्ठा हो रहा है, और उसको कहा जा रहा था कि सैकड़ों गाड़ी, हजारों गाड़ी का काफिला था। तो हर बिरादरी के लोगों का सहयोग था। बिना सबके सहयोग के ये पॉसिबल भी नहीं था कि ये चीज़ें इतनी बड़ी हो पाएंगी। और उसमें चूंकि इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि पूरे शहर में फ्लैक्स लगे हुए थे, युवाओं ने अपने प्रेम में लगाया था, जिसमें हर बिरादरी का युवा था, हर बिरादरी का छात्र नेता था, हर बिरादरी का नेता था। और ये जनता का प्यार था, जो मुझे बहुत दिल से आज भी कबूल है और हमेशा रहेगा। हरियाणा के एक नेता आपसे मिलने आए थे, उनके जी। विषय में कुछ बताएंगे? अपना भाई है उकेन सिंह राणा, हरियाणा से, और बहुत फेमस है। युवाओं की लड़ाई लड़ता है, राजपूतों के मुद्दों पर भी लड़ता है। और वो कहता है कि भैया सब मेरे फ़ैन है और मैं आपका फ़ैन हूँ। तो उस मेरे भाई को ढेर सारा प्यार, उसको ढेर सारा वो जब भी आएगा उसका इसी तरह सम्मान रहेगा, और वो बुलंदियों पर है, ये मेरी ख्वाहिश है। तो एक केस आया था, एक बिहार में एक केस था, एम्स का मामला था, जिसमें उसको ऐसी बीमारी थी जिसमें 16 लाख का इंजेक्शन लगना है। 16 करोड़ 16 करोड़ का, जी। सॉरी, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाना था, जिसमें सच तक न्यूज़ के फाउंडर जो है मनीष कश्यप और रवि भट्ट, टाइम्स ऑफ अयोध्या के, और कई लोग लगे रहे, जिसमें जो है करीबन 7 करोड़ 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। सिमिलर केस आया था सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर में जब केस आया था तो उसमें जो अहम भूमिका निभाने वाले कुछ लोग थे, उनमें प्रमुखता से जो है वो उस
इनके आने से पहले वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही सोनू जी की एंट्री हुई उसमें, तो उसने एक तीव्र गति पकड़ ली, और जिसके बाद जो है वो सोनू सूद ने भी उस पर बयान दिया। जो राजनाथ सिंह जी हैं, उनके पुत्र नीरज सिंह जो हैं, वो भैया के माध्यम से ही उन्होंने भी इस पे लोगों से अपील की। तो ऐसा क्या है कि जो 10-20 हज़ार के लिए लोग मरते हैं, जी इसी प्रयागराज में मरते हैं। जी अभी डेंगू का समय चल रहा है, जी बहुत सारे बिल्कुल लोग मर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। अस्पताल 1,500 या 1,000 का चेकअप नहीं करा पा जी रहे हैं। जी तो 16 करोड़ में एक बच्चा जिसने अभी जीवन नहीं देखा, उसको बचाने की अपेक्षा बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल 30 साल के हैं, और कुछ हज़ार में मदद हो सकती थी। ये क्या है कि ये पब्लिसिटी स्टंट रहता है, या वास्तविकता में ये मदद का वो रहता है? देखिए अनमय उस बच्चे का नाम था, और वो एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित था। वो बीमारी करोड़ों में एक आध लोगों को होती है, और वो इस तरीके से हम लोग जुड़ते चले गए कि एक अजीत सर हम लोगों के हैं, यूनिवर्सिटी के ही सीनियर हैं वो, और अनूप परिहार, हम उन्होंने हमसे कहा, हमने किसी और से कहा, किसी और ने किसी से कहा, और एक ये हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी उसको दुनिया का कुछ पता भी नहीं है, और वो एक ऐसी बीमारी से चला जाए कि मतलब जिसका आज के समय में मैं ये कहता हूँ कि सरकारों को और मेडिकल की जो व्यवस्था है उसको इतना हाई होना चाहिए कि ऐसी किसी भी बीमारी से किसी भी का जीवन नहीं जाना चाहिए। और उसमें एक लगाव लोगों को होता चला गया, एक माँ भी अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, एक पिता भी कर रहा था, वो एक माहौल बन गया जिसमें सबने सहयोग किया, हम लोगों ने बस कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया, जिसके कारण जो भी धन इकट्ठा हुआ वो भी एक ऐप के तहत हुआ है, वो प्रयोग उसका कुछ कोई पर्सनल नहीं कर सकता। और ये देखिए दुआओं का ही असर था, पैसा तो अपनी जगह है कि उस बच्चे को इंजेक्शन के जो एक लॉटरी होती है उसमें उसका नाम निकला है, क्योंकि पैसा तो 16 करोड़ इकट्ठा करना था, लेकिन 3 ही करोड़ कमा हो पाया था, लेकिन एक दुआओं का असर था कि उसका एक लॉटरी में नाम निकला है, वो इंजेक्शन उस बच्चे को लग भी गया है, और अन्न में अब खेल भी रहा है। और रह गई बात जो अभी की परिस्थिति है वर्तमान में, इसमें तो सरकारों को सोचना चाहिए कि इतनी भयावह स्थिति हो जा रही है, और सरकारें सारी मापदंड की व्यवस्थाओं को रखे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम कर भी रहे हैं, तो ऐसी कहाँ चूक हो रही है, कौन सा अधिकारी चूक कर रहे हैं, कौन सा शासन प्रशासन में कमी हो रही है, जो इतनी डेथ है वो भी डेंगू से हो जा रही है, कोविड में हजार लाखों डेथ हुई हैं। अब इसको सरकारों को देखना चाहिए। हम जिसके हो पाता है मदद करते हैं, अभी भी हमारा जो ग्रुप है वो सबकी मदद कर रहा है, जिससे जिससे हो पाता है ब्लड के लिए कहना। आप भी जानना है, जब संख्या एक हो तो 1,000 लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन 1,000 की हो जाएगी तो उसकी मदद करने के लिए लाखों को लगना पड़ेगा। तो ये कार्य सरकार ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। लेकिन जो मेन मुद्दा था सवाल का, वो ये था कि जैसे एक के लिए 16 करोड़ इकट्ठा करने के बजाय 10-10, 5-5 हज़ार में जो मर रहे हैं की कमी से, उनकी मदद की अपेक्षा एक की मदद करना कितना सार्थक आपको देखिए लगता जैसे है? कि वो बीमारी पूरे हिंदुस्तान में 1-2 लोगों को हुई, हम्म, तो उसमें सारे लोग एक दूसरे का सहयोग बनते चले गए। लेकिन ये बीमारी जो इस समय चल रही है, चाहे कोविड की से हुई हो, चाहे ये आप इसकी है, इस समय ये हर घर में एक आदमी को हो जा रही है, और हर घर परेशान है। तो जब परेशानी में आदमी होता है तो चारों तरफ से घिरे होने के कारण वो दूसरे का सहयोग नहीं कर पाता, और इस परिस्थिति में ही सरकारों का निर्माण किया गया है, लोकतंत्र का निर्माण किया गया है कि इसमें ये अपनी व्यवस्थाओं से हमारी मदद करें, हमारी सुरक्षा करें, ये इनका दायित्व है। हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, पर किसी एक के लिए सब इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए तो सरकार को इकट्ठा होना होगा, सरकार को निर्णय लेना होगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि राजनीति में आपने एक छात्र राजनीति में लंबा समय दिया है, कभी किंग बने, कभी किंग मेकर बने, और उसमें हाई कोर्ट के माध्यम से किंग बने। ये भी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा था अगर गलत फैसला है तो। इसीलिए कहते हैं कि संविधान जो है वो कई तरह के अधिकार देता है, और उसी संविधान के अधिकार की वजह से जो है इनको न्याय मिल पाया। तो किस तरह के छात्रों को छात्र राजनीति में नहीं आना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ा प्रश्न अलग टाइप का है। मैं एकदम, प्रश्न आपका अलग नहीं है, प्रश्न एकदम जमीन से जुड़ा हुआ है। जिन भी युवाओं को ग्लैमर की चाहत हो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। जिनको राजनीति करनी है, जिनको राजनीति की परिभाषा पता है, मैं कहता हूँ उन्हीं को राजनीति में आना चाहिए। और इसी के कारण जो है छात्र राजनीति थोड़ी जो आज स्थिति डाउन हुई है छात्र राजनीति को, इसीलिए हुई है कि हर कोई राजनीति में ग्लैमर को देख के चला आता है, ना कि समर्पण के भाव से आता है। तो मैं कहता हूँ कि जिन भी युवाओं को जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी है, उनको राजनीति में आना चाहिए, ना कि हर किसी को। तो राजनीति में जैसे ही आप आते हैं और शुरुआत करते हैं, तो एक कॉमन सी बात होती है कि राजनीति के पैरेलल में एक चीज़ चलती है, वो है मुकदमे।
जैसे जैसे आप राजनीति में आगे बढ़ेंगे मुकदमों की संख्या आ जाती है, तो आप पे भी क्या मुकदमे हैं और वो किस प्रकार के हैं? देखिए मेरे पे भी मुकदमे हैं, छात्र राजनीति के मुकदमे हैं। और कहते हैं कि जब 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 साजिशों का साया पीछे चलता है, युवा अंगड़ाई जब भी लेती है, तब निश्चित रूप से साजिशों का साया भी हमारे साथ पीछे पीछे चलने लगता है। आप बढ़ेंगे तो न किसी को कष्ट होगा, उन कष्टों का एक ही तरीका, या तो खुल के लड़ता है कोई, या तो कोई साजिश करता है। और जब भी साजिशें होंगी तो मुकदमे होंगे। मेरे साथ भी मुकदमे इसीलिए हैं कि हमारे लोगों के साथ साजिशें हुई, फर्जी मुकदमे लगाए गए। मुकदमों की कोई सिर पैर नहीं था तो भी उसमें हम लोगों का नाम डाला गया, हम लोगों ने जेल काटी। लेकिन अंत में जिस मुकदमे में मैंने 14 से 18 जेल काटा, उसमें जो मुकदमा जिन्होंने लिखवाया था उन्होंने खुद गवाही दी कि नहीं वो नहीं थे। उस समय मैं समझ नहीं पाया, मैंने गलत नाम दिया, लोगों के बहकावे में नाम दिया। उन लोगों का भी उसने गवाही में नाम दिया जिन्होंने बहका के मुकदमा लिखाया, और आज वो लोग फरार चल रहे हैं। तो देखिए ये समाज है, समाज में कई तरह के लोग होते हैं, वो कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। तो इसी का एक अंश है कि मुकदमे दूसरों पर लगते रहते हैं। आपकी कहानी में एक फिल्मी एंगल भी है कि कभी आपका बहुत खास दोस्त हुआ करता था, जी और अब जो है वो कहा जाता है कि दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर आपका, और उसका द्वंद्व जो है वो नहीं, देखा मेरा जाता मेरा है। तो ये माइकल की कहानी क्या है, दोस्ती और दुश्मनी की? नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरे ऊपर है, मेरे विचार मेरे ऊपर हैं, और मैं सबको लेके चलता हूँ। मेरे सब दोस्त हैं। मैं जिसको मेरा साथ अच्छा लगेगा वो मेरे साथ रहेगा, जिसको साथ नहीं अच्छा लगेगा वो अपने हिसाब से रहेगा। और जिसकी सोच जिस तरह की होगी वो अपनी ज़िंदगी उस तरह से जिएगा। देखिए इसमें किसी को कोई बांध नहीं सकता। आज के समय में माँ बाप बेटे को नहीं बांध पाते हैं, तो दोस्तों को बांधने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएं तो मतलब दोस्ती होगी इधर से भी? नहीं, देखिए दोस्ती का हाथ तब बढ़ता है जब उसकी सोच और विचारधारा किसी की एकदम स्वच्छ हो। यहाँ राजनीति में लोग छल द्वंद्व सब पाल के रखते हैं, तो वहाँ पे दोस्ती नहीं होती। दोस्ती हमेशा दिल से होती चलिए, क्योंकि दोस्त हैं और दुश्मनी है तो उसको ज़्यादा कुरेदना मतलब जख्म को कुरेदने की तरह होगा, इसलिए इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। है। नहीं देखिए जो ऐसा है कि दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक दूसरे का वो है। हम दोस्त बनाते हैं तो दुश्मन भी बनते हैं, दुश्मन बनते हैं तो दोस्त भी बनते हैं। और दोस्ती भी हम दिल से निभाते हैं और दुश्मनी भी दिल से निभाते हैं। और जिसको दोस्ती निभानी होगी हम उससे दोस्ती निभाएंगे, जिसको दुश्मनी निभानी होगी उससे हम दुश्मनी भी निभाएंगे। लेकिन दोस्त से दुश्मनी निभाने में कष्ट नहीं होता? देखिए कष्ट कुछ नहीं होता है। इंसान की सोच और फितरत होती है, जिसकी जैसी फितरत होगी वो वैसे रहेगा। हमारी जैसी फितरत रहेगी हम वैसे रहेंगे। हमारे साथ आप धोखा करेंगे तो हम आपके साथ वही सलूक करेंगे। आप हमारे साथ प्यार रखेंगे तो हम आपके साथ प्यार रखेंगे। हम गांधी को भी मानते हैं, हम चंद्रशेखर को भी मानते हैं, हम भगत सिंह के भी पुजारी हैं। तो जो आप जैसे रहेंगे हम वैसे रहेंगे। तो अभी जो है वो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जी प्रदेश भर में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। और क्योंकि आपका रहते आप प्रयागराज में बोलता, बाकी तो आपका भ्रमण चलता ही रहता। रहने वाले गाजीपुर के भी हैं, जुड़ाव जौनपुर से भी है, और प्रयागराज में भी जो है काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। तो तीनों जिलों में इनका जो है वो माना जाता है, और आसपास के दूसरे जिलों में भी। तो नगर निगम चुनाव में आपकी क्या कोई भूमिका रहेगी किंग मेकर बनने की, या चुनाव को प्रभावित करने की वोट बैंक के माध्यम से? देखिए मेरा कभी किंग मेकर बनने का कभी कोई शौक नहीं रहा। मेरा सिर्फ एक शौक रहा कि युवा राजनीति में आए, पनपे, खड़े हों, जातिवाद से दूर हटें। मैं तो पार्टीवाद का भी विरोध करता हूं कि इतना पार्टीवाद में नहीं गिर जाना चाहिए कि अपनी पार्टी की गलतियों को भी आप भुला दें। मैं जातिवाद को एकदम सिरे से नकारता हूं। मैं कहता हूं कि जातिवाद करने वाले के अंदर निश्चित रूप से कोई गुण नहीं होगा तो वो जातिवाद करेगा। जातिवाद कौन करता है? जिसके अंदर खुद की कोई क्वालिटी नहीं होगी, जिसके अंदर अपनी कोई सोच नहीं होगी, कोई विचारधारा नहीं होगी, जो किसी भी कार्य को करने से पहले सिर्फ जात का नाम लेगा, वो निश्चित रूप से जातिवाद करेगा। जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो अपनी क्वालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और जो मैं कहता हूं कि आज के समय में युवाओं को तो सीधे सीधे जातिवाद को नकार देना चाहिए कि जातिवाद क्या होता है। क्या मैं पूछना चाहता हूं जो जातिवाद करते हैं या जो भी संगठन बने हुए हैं, कि मुझे ये बता दें कि क्या आपके पर्दारी में जो दुश्मनी है वो किसी दूसरी बिरादरी से है? वो आपकी बिरादरी से। हत्या आपकी बिरादरी में हुई है, महाभारत का युद्ध अपने ही बिरादरी में हुआ, रामायण का युद्ध हो रहा है। तो देखिए कार्य इसलिए नहीं है। सोच ये होनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें विकासवाद पे ध्यान देना होगा, हमें राष्ट्रवाद पे ध्यान देना होगा। और राष्ट्रवाद की तरफ जब देश के युवा अग्रसर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा आगे बढ़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि पहले खुद सक्षम हो तब आप दूसरे को सहारा दे सकते हैं। तो वैसे ही आदमी को पहले स्वयं के लिए कुछ करेगा, तभी किसी के लिए, तो फिर परिवार के लिए करेगा, फिर अपने समाज के लिए करेगा, फिर ही एक बड़े जो है उस पर प्रारूप पे कर सकता है। तो आपका जो अपना समाज है, क्षत्रिय समाज है, जी
तो कई बार वो भी पीड़ित होता होगा, जी तो क्या बिल्कुल। आप उनकी मदद करते हैं, या आप भी देखते हैं कि ये तो वोट बैंक में इनका शेयर बहुत कम है, तो नहीं भाई नहीं दूरी बना लेते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं। मैं रघुवंशी हूँ, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। और भगवान राम ने कभी ये नहीं देखा कि पीड़ित व्यक्ति किस बिरादरी का है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आए हम उसकी मदद कैसे करें, हमें किस तरीके से उसकी मदद करनी है। बाली के खिलाफ सुग्रीव का भाई आया तो भगवान राम ने यह नहीं पूछा कि आप किस बिरादरी के हैं, कैसे हैं। उनका कष्ट था, उनके कष्ट के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम युवा हैं, राजपूत हैं। निश्चित रूप से मुझे गर्व है मैं राजपूत हूँ। मैं ये कहता भी हूँ कि असली राजपूत वही है जो सबके दुख के लिए खड़ा हो पाए, जो अन्याय के खिलाफ लड़ पाए, जो ये डरे ना कि क्या सही है क्या गलत में निर्णय लेने में उसे डर ना लगे, वो हमेशा सत्य के साथ रहेगा, वही राजपूत है। और जो भी चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के या जो भी आ रहे हैं, मैं सीधे सीधे कहता हूं कि युवा आगे आए, किसी बिरादरी से हों, लड़ें, हम सब आपके साथ हैं। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि युवा हर जगह अपना प्रतिनिधित्व खुद संभाले, और तभी इस देश का और हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। तो आप जो है जौनपुर में विधानसभा का चुनाव जो है 2022 में ही, इसी साल जो है मार्च में फरवरी में लड़े थे, जी तो उसमें हारने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से जब आप हारते हैं तो जिंदगी में जीत जश्न देती है और हार सीख देती है। तो हारने से सीखने को मिलता है कि हमने क्या कमी रखी, हमें और क्या करना चाहिए। हमने उस तैयारियों को लिख लिया है, अपने दिमाग में बांध लिया है कि हमसे ये गलतियां हुई हैं और अगली बार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। दूसरी चीज़ कि हार का प्रमुख कारण ये होता है कि जैसे कि आप, जैसे मैं अभी चुनाव लड़ने अपने क्षेत्र में वापस गया। मैं 4 महीने पहले चुनाव लड़ने गया, मैं क्षेत्र के लोगों से मिला, क्षेत्र के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दे दिया। अगर 90 दिन में मुझे चौथा स्थान उन लोगों ने दे दिया, मुझसे नीचे राष्ट्रीय पार्टियां रहीं चुनाव लड़ने के बाद, और अगर मैं उनके साथ 4 साल 5 साल 10 साल बिताऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे चुनाव जिताएंगे। और मैं उसके तैयारी में भी हूँ कि मैं अपना पूरा समय उनके साथ बिताऊंगा और वहीं से चुनाव लड़ूंगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी क्या है कि बिहार जो है, बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर जो है जनसंख्या के बनाम देखें तो निकलते हैं, लेकिन फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। कारण ये है कि आदमी खुद निकल जाता है, अपना विकास सोचने लगता है, और अपने गांव नगर का भी विकास के लिए नहीं, नहीं तो एक एक आईएएस ऑफिसर चाहे तो कम से कम अपने गांव के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकता था, और बिहार आज संपन्न हो जाता। तो आप जैसे गाजीपुर से भी बिलोंग करते हैं, जी जौनपुर से भी है, तो गाजीपुर के लिए आपका कोई योगदान रहा है या रहेगा? देखिए, अभी जितनी मेरी हिम्मत उतनी मेरी सोच, और मैं इसको मानता हूँ कि जितनी हमें क्षमता हो उससे ज़्यादा मेहनत कीजिए, उस मेहनत का फल मिलेगा आपको। गाजीपुर का, जैसे हम लोग छात्र राजनीति में थे, तो छात्र राजनीति में हम लोगों ने जो है, जो गाजीपुर के लोग थे उनके लिए जो हमसे बन पड़ा, जो भी युवा आए लड़ने चुनाव में, हमने उनका सहयोग किया। गाजीपुर को ये सौभाग्य है कि दो दो महामंत्री हम लोगों ने दिए, और गाजीपुर वीरों की धरती रही है। मैं जौनपुर का मूल रहने वाला हूँ, गाजीपुर मेरा निवर्सा है, और मेरा ननिहाल भी गाजीपुर है, तो इसलिए मैं दोनों जगह से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं खुद एक ऐसे खानदान से हूँ कि मेरे बाबा काला पानी की सजा काटे संघर्ष में, गाजीपुर से ही जेल गए थे। तो मेरा बस ये कहना है कि युवाओं को हर जगह एक मार्गदर्शन ये होना चाहिए कि आपको शिक्षा में अव्वल आना है और समाज के अच्छे के लिए सोचना है। जो छात्र हैं, छात्रों के लिए आपने मतलब क्या सोचा है कि क्या योगदान रहेगा उनको, उनके जीवन को मतलब कुछ सुगम बनाने के लिए, देखिए प्रयागराज में खासकर? देखिए डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, जब वो बहुत प्रताड़ित था, बहुत मैं कहूँगा कि अशिक्षित बस था, इसलिए वो हर तरीके से वो पीछे था, उन्होंने यही कहा कि जो भी शिक्षित हो जाएगा वो समाज में खड़ा होने लायक हो जाएगा। मैं हर बिरादरी से, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, चाहे जनरल के हों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल में बहुत बड़े लोग हैं और दलित में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दलित में ही बहुत नीचे हैं और जनरल में नहीं है। शिक्षा का ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने जीवन को और सबसे उच्च श्रेणी पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ शिक्षा पे मजबूती से रहिए और शिक्षा को अपनी जीवन की एक मेन धारा में ला के रखिए और शिक्षित होइए। जब आप शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से आप समाज के लिए भी खड़े हो सकते हैं, अपने लिए भी खड़े हो सकते हैं। विश्वविद्यालय में चूंकि बहुत विश्वविद्यालय हमारा एक ऐसा आंगन है जो जीवन जीने का हर तरीका सिखाता है। हमें हमें पढ़ना भी सिखाता है, लड़ना भी सिखाता है, खड़ा होना भी सिखाता है, संघर्ष करना भी सिखाता है। तो मैं युवाओं को यही एक लाइन कहा करता था कि कलम के सिपाही बनो, कट्टे के सिपाही नहीं। क्योंकि कट्टे के सिपाही बनोगे तो खुद के लिए मदद मांगोगे, और कलम के सिपाही बनोगे तो मदद करते हुए घूमोगे हर तरफ।
तो मैं चाहता हूँ कि युवा मदद करने के लिए अपनी कलम की कमान संभालें और प्रदेश और देश का नाम आगे करें। तो जो है एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे राजनीति में आप रहते हो जिस तरीके से आप हैं, क्योंकि आपके पिताजी जो है शायद बैंक में रिटायर्ड ऑफिसर थे, जी बैंक से जी। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो अपनी पीढ़ी में शायद पहले राजनीति में हैं आप? जी, बिल्कुल रूप से राजनीतिक सक्रियता में मेरे परिवार में मेरे बाबा सामाजिक थे, मेरे पिताजी भी सामाजिक हैं और मैं तो शुरुआत हूँ, लेकिन मेरे पिताजी उससे भी आगे हैं। मेरे पिताजी इस समय बैंक यूनियन के ज़िले के अध्यक्ष हैं और बहुत सरल स्वभाव के रहे हैं, यही उन्होंने पूरा जीवन अपना दिया है। उन्होंने राजनीति का जो भी मैंने सीखा है सब मैंने अपने पिता से ही सीखा है। मेरी प्रेरणा के स्रोत भी मेरे पिता हैं, मेरी हिम्मत की ताकत भी मेरे पिता हैं और मेरे पिता का एक सबसे बड़ा सपना ये है कि आने वाली पीढ़ी पढ़े लिखे कुछ बने आगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए और युवाओं को हमेशा मार्गदर्शन देता रहूँगा कि पढ़िए और कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाइए कि हमारे प्रदेश और देश का नाम। एक और चीज़ पूछनी थी आपसे अभिषेक जी कि जो मीडिया है उसका बड़ा एक भूमिका रहती है, क्योंकि अगर मीडिया को हटा दीजिए तो पुलिस अपनी मनमानी करेगी, प्रशासन अपनी मनमानी, तो कहीं ना कहीं अगर नकेल होती है तो मीडिया होती है। लेकिन प्रयागराज में अभी भी जो लोकल जो मुद्दे हैं और लोकल लोगों को प्लेटफॉर्म देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है देखा जा रहा है कि बहुत सारे मुद्दे जो है अभी भी दबे हुए हैं और वो जगह नहीं पा रहे हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है कि किस तरीके से चीज़ों को होना चाहिए? देखिए, जीवन में संघर्ष हर जगह है और मैंने कहा ना कि सही और गलत का निर्णय लेना सीखना होगा, चाहे वो मीडिया का व्यक्ति हो, चाहे राजनीति का व्यक्ति हो, चाहे शिक्षा के व्यक्ति हो, चाहे समाज के व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो। उसको सीखना होगा कि हमें सत्य का साथ किस तरह देना है, और जब आप सत्य का साथ देंगे तो आपका संघर्ष का समय तो लंबा होगा, पर जो दौर आएगा उसके बाद वो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया आएगा। और मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा कि बिना सोचे हमेशा दोनों पहलुओं को जांच के दोनों पहलुओं को रखिए और जो सही है उसका साथ दीजिए। निश्चित रूप से हमारे समाज में जो परिवर्तन होना है वो आपकी बागडोर में है, क्योंकि आप एक बड़ा माध्यम इस समय है, चौथा स्तंभ है, आप हर एक चीज़ों को सबके सामने ला सकते हैं और वो प्रेजेंटिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो एक खांचा तैयार करती है दिमाग में सबके कि हाँ इस तरह समाज में हो रहा है। तो आप अगर सही नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे दिमाग में गलत चीज़ें जाएंगी और जब गलत जाएंगी तो हम गलत सोचेंगे। तो आप निर्भीकता से मजबूती से सही चीज़ों को सामने रखिए, हम सब इसके लिए तैयार हैं और आपका सहयोग जैसे हो पाएगा हम करेंगे। योगी सरकार ने भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई और उन पे फिर एक्शन लिया, बुलडोजर से उनके घर गिराए, तो इस नीति पे आपका क्या कहना है? सही है, गलत है या कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा भिन्न हूँ इस मामले में। निश्चित रूप से सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार के तौर तरीके बहुत ही अलग हैं और जहाँ तक मकान गिराने का काम है तो एक इंसान पूरे जीवन में किसी तरीके से एक मकान बना पाता है और एक माफिया अपने जीवन के 5 साल में हजारों मकान बना डालता है। बस सरकार से अनुरोध है कि इस अंतर को समझ लें कि कोई ऐसा एक आदमी ना उसमें आने पाए जिसने पूरे जीवन में एक मकान बनाया हो और वो बेचारा उस टूटते मकान को देखने के बाद उसके पास कुछ रह नहीं जाए। और ऐसे माफियाओं को बिल्कुल न छोड़े जिनके पास हजारों मकान की संख्या, ज़मीनों की संख्या, अथाह पैसा, जिन्होंने अपराध से पैसा इकट्ठा किया, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इसी लायक है। उन्होंने जिस तरह से लोगों का सामान्य जनता का शोषण किया, उस तरीके से सरकारों को भी पूरी शक्ति के साथ उनके साथ निपटना चाहिए। लेकिन बस उसकी जद में कोई साधारण व्यक्ति ना आ जाए जिसका एक बना हुआ मकान, एक सपना पूरी जीवन का होता है, वो टूट जाएगा तो बहुत दुख होगा उसको। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि मेन माफिया पे हो गई और कुछ माफियाओं के रिश्तेदारों पे भी हो गई जो इसमें संलिप्त थे, लेकिन कई हैं जिनके परिचित हैं जो अभी भी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कार्रवाई जो है शेष रह गई है। इस पे जो है कई लोगों का ऐसा मत है, तो इस पे कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होना ही चाहिए। और मुझे एक घटना याद है, सबको मालूम है कि अंगुलमाल से जब उन्होंने कहा कि ये बताओ कि इस धन का हिस्सा तो तुम्हारे परिवार वाले ले लेते हैं, जो पाप तुम्हारी श्रेणी में आ रहा है क्या उसको भी वो लेंगे? जब उसने उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों लेंगे? तो जिस तरीके से अगर किसी माफिया का रिश्तेदार उसका सहारा, उसका साथ लेके किसी ऐसे पैसे का अर्जित करता है जिसका कोई समाज में दूषित प्रभु रहा है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए, वो चाहे जो हो। और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत तरीके से पैसा शोषण करके जनता से लिया, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, माफियाओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में संतुलन के लिए सरकारों को इसका एक अच्छा एक पैरामीटर बनाना होगा कि कौन किस श्रेणी में है। देखिए, कहीं घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं कभी कभी आवेश में या गुस्से में या किसी कारण की उसका कोई धन से वो नहीं होता,
तो उसका भी एक प्रारूप बनाए रखें कि वो किस तरह की घटना, उस पर सामाजिक और हमारे संविधान के तहत क्या कार्रवाई करनी है। उन संगठित अपराध करने वाले माफियाओं पर भी कार्रवाई उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से सरकार कर रही है, लेकिन इन दोनों का अंतर सरकार को तय करना होगा। एक और चीज़ है कि क्योंकि आप जो है वो राजनीति से भी जुड़े हैं, छात्रों के जीवन से भी, तो एक देखी जा रही है कि कई सारे थाने ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति को सुबह 3 बजे तक जगाया जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो नियम नहीं होता है, नीचे लेवल पे बना दिया जाता है। जी। सुबह 3 बजे तक जगाया जाता है कि 3 बजे तक इनको जगा के रखो, जो लोकल थाने पे एक्यूज़ को ले जाया जाता है, और फिर 3 बजे से सोने के लिए दिया जाता है, फिर कुछ घंटे बाद हटा दिया जाता है। और कारण उनका ये रहता है कि जैसे सुबह पुलिस वालों की झपकी लग गई तो ये भाग ना जाए। तो अपनी एक दिक्कत को छिपाने के लिए एक मूल अधिकार जो रहता है अभी वो एक्यूज है, अभी उस देखिए, पे मैं सिद्ध नहीं हुआ है, उसको 3 बजे तक सुबह जगा के मैं रखना क्या सही है? आपके प्रश्न में 2 आंसर देना चाहूँगा और मैं इसकी पुरजोर समर्थन भी करता हूँ। पुलिस एक ऐसा कौम है जिससे सरकार 24 घंटा कार्य लेता है, मतलब ना उसका सोने का समय है, ना उसका छुट्टी का समय है, ना उसका कोई कार्य का समय है, ना बेचारे के पास कोई अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई समय है। देखिए, उनकी बुराइयां अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बारे में भी सोचिए, जो व्यक्ति 24 घंटा काम करता है वो कितना खींच जाएगा। वो 30 महीने, मतलब उसको लगातार 24 महीने काम करना है ना, उसको मतलब रुकना ही नहीं है। उसकी जब तक नौकरी, उसको लगातार काम करना, उसको कोई फिक्स टाइम नहीं कि फलस फला टाइम में, जैसे बैंक वाले 10 बजे गए 6 बजे छूट जाते हैं। मेरे पिता मेरे पास शाम को कम से कम मिल जाया करते थे। पुलिस का टाइम फिक्स नहीं है, रात में उठ जाए, दिन में उठ जाए, रात में चले जाए, सुबह चले जाए, भोर में चले जाए, उनको कार्रवाई करनी है। मैं चाहता हूँ, मेरी एक सोच भी ये रही है, मैंने कई अधिकारियों से इस पर बात भी की, कम से कम इनकी भी ड्यूटी 12-12 घंटे करिए। इनका भी एक व्यक्तिगत जीवन है, ये भी कुछ अपने जीवन में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और जब वो समय देंगे तो निश्चित रूप से एक जो समाज से उनका लगाव वो थोड़ा सा बढ़ेगा, और वो इस तरह की कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी को दिक्कत और समस्या हो। किसी को बुला के थाने ले आना, किसी को मारना पीटना खींचना, इसका कई कारण ये भी होता है कि 24-24 घंटे ड्यूटी करके वो भी एकदम खींच जाते हैं। सरकारों को इस पर भी देखना होगा कि एक तो उनकी ड्यूटी, उनका परिवार गाजीपुर का है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई गाजियाबाद, अगर छुट्टी भी मिली 2 दिन की तो बेचारे लौट नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ प्रशासन के कि कम से कम बॉर्डर की जो नीति थी उसको वापस ले आए, 12-12 घंटे की ड्यूटी दें, ना करते हैं 12, आप 14 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, लेकिन 10 घंटे तो उसको दीजिए, 8 घंटे तो उसको दीजिए उसके परिवार के लिए। तो ये भी सरकार को सोचना होगा, वो भी इंसान है, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, उनसे भी होती है, सबसे होती हैं। तो इस पर भी सरकार को कार्य करना चाहिए। तो सरकार से निवेदन है कि उनका जीवन का जो स्तर है उसको बढ़िया करें, जीवन शैली को सुधारने दें, ताकि ऐसा ना हो कि उनके बच्चे ही ठीक से उनका प्रेम ना पा पाएँ। यही कहना है अभिषेक जी का भी। और उनकी जो प्रमोशन है उसका क्राइटेरिया जो है वो एक सेट करें कि ऐसा काम करने पे प्रमोशन होगा। कई बार ऐसा पहले होता था कि प्रमोशन ही होने वाला, सिपाही से भर्ती हुआ और सिपाही में रिटायर हो जा रहा है, तो ये गलत है। एक एक प्रमोशन जो होता है तो उसके परिवार को भी उतनी खुशी मिलती है जितनी उस व्यक्ति को मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी और अपना आपका भी शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। कई मुद्दों पे आपने चर्चा की और इससे कम से कम समाज में ये मैसेज जाएगा और लोग समझेंगे कि हमें समाज में जुड़ के रहने की जरूरत है, तोड़ के नहीं। बहुत 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 धन्यवाद।